सवाल ये है, हु इज सुशील टिबड़ेवाल? सुशील टिबड़ेवाल की हु इज सुशील टिबड़ेवाल? सुशील शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आर.के. मिश्रा को अगर अखिलेश यादव ने सिसवा विधानसभा से टिकट दिया हो, 5,000 वोट पाए वो। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। आर.के. मिश्रा जी को अगर सिसवा विधानसभा से टिकट मिला होता, निर्मेश मंगल को महाराजगंज से टिकट मिला होता, काजल निषाद को पनेरा विधानसभा से मिला होता, राम प्रकाश सिंह को फरेदा विधानसभा से मिला होता, तो इस जिले की तस्वीर अलग हो। किसानों के मुद्दों पर संघर्ष करने जा रहा हूँ और जुलाई में आपको 1980 का था। एक नौजवान गोरखपुर में भाषण दे रहा था। नौजवान को भाषण देता देख मंच पर चढ़ रहे बाबू गेंदा सिंह ने जनेश्वर मिश्र की ओर देख करके कहा था कि इस लड़के को संसद या विधानसभा में होना चाहिए। दौर बदला, लम्हे बदले और वह व्यक्ति 1991 में विधानसभा पहुंचे। नाम कुंवर अखिलेश सिंह, विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मीपुर। एक बार फिर दौर बदला, 1999 का साल आया और कुंवर अखिलेश सिंह संसद पहुंचे। न केवल संसद पहुंचे बल्कि तत्कालीन कवि हृदय भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आंखों में आंख डाल करके भाषण देने का यदि जज्बा किसी में था तो वह इस व्यक्ति में था। आज हम मुलाकात कराते हैं आपकी कुंवर अखिलेश सिंह से। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। धन्यवाद सर, एक डॉक्टर का बेटा राजनीति में आया, न केवल राजनीति में आया बल्कि अपने भाई को भी राजनीति में आपने आगे बढ़ाया, नौतनवा लक्ष्मीपुर को आगे बढ़ाया। डॉक्टरी पेशे से राजनीति में आना कितना दुष्कर था और एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार का लड़का राजनीति में आया तो राजनीति में क्या बदलाव वो देखता है? देखिए, मेरे पिताजी उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा संघ के यूपी वेटनरी एसोसिएशन के 9 साल तक जनरल सेक्रेटरी और 5 साल तक वो प्रेसिडेंट रह चुके थे। मेरे पिता सरकारी नौकरी के विरुद्ध थे। वो हम लोगों से ये कहा करते थे कि तुम पढ़ो, अच्छे शिक्षा प्राप्त करो, लेकिन सरकारी नौकरी गुलामी की तरह से। जिस समय नौतनवा में पिताजी यहाँ एज ए वेटनरी अफसर के पद पर नियुक्त हुए तो उस दौर में मैं कक्षा 7 में नौतनवा इंटर कॉलेज में पढ़ रहा था। यहाँ की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात इंटर में हम जुबली इंटर कॉलेज में गए और जब हम शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उसी समय 1977 में जनता पार्टी पूरे देश में कांग्रेस को हटा करके सरकार में आई। तब से ही राजनीति का कीड़ा हमारे मन में कुलबुलाने लगा और 1980 के दौर में एक ऐसा दौर आया यहाँ पर कि इस भारत और नेपाल के सीमा के नौतनवा इलाके में अन्याय और अत्याचार का बोलबाला था। उस अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध हमारे मन में कहीं न कहीं उससे लड़ने की ज्वाला धधक रही थी और जब उस अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध हमने संघर्ष किया तो उसी दौर में स्वर्गीय सरदार अजीत सिंह की हत्या हुई और उस हत्याकांड को आधार बना करके हमने अन्याय और अत्याचार के साम्राज्य का लगभग अंत कराने का काम किया। 1984 में लोकसभा की पूर्व संध्या पर ही मुझे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में तत्कालीन सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। फिर भी मेरे कदम पीछे नहीं हटे और जेल से रिहा होने के बाद अन्याय और अत्याचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, शोषण के विरुद्ध निरंतर मैं संघर्ष करता रहा। 1989 में मैं निर्दल चुनाव लड़ा, कुछ मतों से मैं हार गया, लेकिन जनता दल के उम्मीदवार की हमने जमानत जब्त करा दिया और तत्कालीन विधायक वीरेंद्र प्रताप शाही जी की भी जमानत जब्त हो गई। 1991 का जब चुनाव आया तो मैं एमएलए बना। 1993 का जो चुनाव आया उसमें दोबारा मैं एमएलए बना। 1999 में मुझे लोकसभा जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस दौर में मैंने निरंतर अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा। नौतनवा और से आपकी राजनीति का जुड़ाव बहुत अच्छा है, बहुत लंबा है और नौतनवा आपके दिल में बसता है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन कुंवर अखिलेश सिंह जब सांसद बने तो कुंवर अखिलेश सिंह जब जो मुद्दे उठाते थे सदन में, उसमें लोग कहते हैं कि महाराजगंज नगण्य हो जाता था
और नौतनवा और लक्ष्मीपुर ज़्यादातर उन मुद्दों में शामिल रहता था। क्या यही कारण रहा कि कुंवर अखिलेश सिंह फिर उसके बाद दोबारा संसद न पहुंच सके? नहीं, यहाँ थोड़ा-सा मैं जो लोगों की ये सोच है इससे मैं सहमत नहीं हूँ। मैं संसद सदस्य संपूर्ण देश का था, इसलिए मैंने संसद में देश के ज्वलंत मुद्दों को उठाया। बाढ़ की विभीषिका के निराकरण के लिए, किसानों के उन्नयन के लिए, गन्ने के सवाल पर, खेती के सवाल पर जितना मैंने संसद में अपनी आवाज़ उठाया, उतनी तो मैं समझता हूँ एक बार के किसी भी संसद सदस्य ने इन मुद्दों पर संसद के अंदर सवाल नहीं उठाया होगा। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2003 में जब मायावती जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से बनी थी, तो उस समय गन्ने का दाम 2002 में बनी थी। 2002 में 2002 में जब बनी थी, तो 2002 में ही गन्ने का दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य, और उसको मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस, न्यूनतम सांविधिक मूल्य जो था वो घटा दिया गया और गन्ने का दाम 95 रुपये क्विंटल से घट करके 72 रुपये हो गया। इस पर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के मुंडेरवा में 2 किसान पुलिस की गोली से शहीद हुए। मैंने संसद की कार्रवाई को ठप करके तत्कालीन अध्यक्ष जी से आग्रह किया कि जब तक प्रधानमंत्री जी आकर के स्थिति स्पष्ट नहीं करेंगे, संसद की कार्रवाई नहीं चलेगी। ठीक 1 घंटे बाद जब सदन पुनः चालू हुआ तो आदरणीय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आए और स्पीकर ने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। मैंने कहा, आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले साल जब खाद पानी डीजल सस्ता था तो उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को गन्ने का दाम मिला 95 रुपये क्विंटल, और इस साल गन्ने का दाम घट करके 72 रुपये क्विंटल हो गया है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जनपद और हरियाणा का अम्बाला जनपद दोनों सीमावर्ती जनपद हैं। अम्बाला का चीनी मिल मालिक अपने किसानों को 105 रुपये क्विंटल दे रहा है और उत्तर प्रदेश के चीनी मिल मालिकों को 95 रुपये क्विंटल गन्ने का मूल्य अदा करने में पड़ता नहीं पड़ रहा। उन्होंने इस मामले में माननीय न्यायालय में एक याचिका दायर किया और माननीय न्यायालय ने एक आदेश दिया कि राज्य समर्थित मूल्य की अदायगी चीनी मिल मालिक नहीं करेंगे। जो न्यूनतम सांविधिक मूल्य है, स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस, उसकी ही अदायगी चीनी मिल मालिक करेंगे। राज्य सरकार, न्यायपालिका और उद्योगपति तीनों जब किसानों का मिलकर गला घोंटने लगे तो संसद का एक कर्तव्य बनता है कि संसद ऐसे कानून को पारित करे जिससे किसानों का हित संरक्षण हो सके। और तब जाकर के एक दिन की चर्चा इस पर स्वीकार हुई और गन्ने के न्यूनतम सांविधिक मूल्य में पहली दफ़े 5 रुपये क्विंटल की वृद्धि हुई और 64 रुपये 50 पैसे से 69 रुपये 50 पैसे गन्ने का न्यूनतम सांविधिक मूल्य तय हुआ और उत्तर प्रदेश में 10% औसत रिकवरी के आधार पर 72 की जगह पर 85 रुपये गन्ने का मूल्य निर्धारित हुआ। ठीक 6 महीने बाद जब मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 95 और 85 का डिफर मूल्य भी दिया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये मामला नौतनवा और लक्ष्मीपुर का था या संपूर्ण उत्तर प्रदेश और देश का था? तो मैंने देश के ज्वलंत मुद्दों को उठाया। किसान जो इस देश कृषि प्रधान देश है, उन किसानों की बात को उठाया। तो ये तो आरोप ही बेबुनियाद है। लोग कहते हैं आप किसानों के बीच जुड़े रहे, किसानों के मुद्दों को आपने उठाया। मैंने कई जनसभाओं में देखा है आपको बोलते हुए। कभी ऐसा नहीं लगता कि कुंवर अखिलेश सिंह गलत दल में थे, गलत विचारधारा के साथ थे? क्योंकि कुंवर अखिलेश सिंह जिस तरीके से बोलते हैं, कुंवर अखिलेश सिंह विदेश गए, कुंवर अखिलेश सिंह ने विदेश में जाकर भारतीयता को न केवल प्रसारित किया बल्कि भारतीयता के मूल्यों को विदेश के सामने रखा। लेकिन वही कुंवर अखिलेश सिंह जो इतना बढ़िया भाषण देते हैं, वही कुंवर अखिलेश सिंह जिनके कहे हुए शब्दों को बाद में जब अखिलेश यादव संसद पहुंचे तो उनके नाम से प्रसारित करके अखिलेश यादव के नाम को आगे बढ़ा दिया गया। ये अखिलेश यादव ने स्वयं अपने मंच से कहा था 2014 में भाषण देते हुए कि भाषण ये देते थे, नाम मेरा छपता था। वही कुंवर अखिलेश सिंह 2009 में टिकट से वंचित कर दिए जाते हैं मुलायम सिंह यादव के रहते हुए। वही कुंवर अखिलेश सिंह 9 से लेकर के 2012-13 तक बिल्कुल राजनीति से गायब रहते हैं। वो तो 12 में मुन्ना सिंह जी कांग्रेस से एमएलए हो गए, वरना लोग कहते हैं कि कुंवर अखिलेश सिंह की राजनीति ख़त्म हो गई थी।
तो क्या मुलायम सिंह से बीच में संबंध खराब हो गए थे? देखिए, मेरे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जनेश्वर मिश्र जी रहे हैं। बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और प्रमोद महाजन आपके दोस्त रहे हैं। मैं आ रहा हूँ उस पर। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जनेश्वर मिश्र मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं और समाजवादी शब्द से एक आत्मिक लगाव हमें रहा है। मैं आज भी मानता हूँ कि समाजवाद किसी की बपौती नहीं है। तो जब जब समाजवाद पर चोट हुई है, चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हों, चाहे अखिलेश यादव रहे हैं, मैंने हमेशा प्रहार किया है। और जहाँ तक आपने कहा राजनीति से, अगर मैं राजनीति से विलुप्त रहता तो 2012 में कुंवर कौशल सिंह और मुन्ना सिंह विधायक कैसे होते। मैं राजनीति में निरंतर क्रियाशील रहा एक हूँ। एक आरोप आपके ऊपर यहाँ की जनता लगाती है कि मुन्ना सिंह जी, अब मैं आप दोनों भाइयों के बीच का अंतर बता रहा हूँ। लोग कहते हैं मुन्ना सिंह जी जनता के बीच रहते हैं। मुन्ना सिंह जी से अगर 12 बजे रात को कोई मिलना चाहे तो मुन्ना सिंह मिल लेते हैं। 1 बजे रात को अगर मुन्ना सिंह से कोई काम हो तो मुन्ना सिंह जी चले जाते हैं। लेकिन कुंवर अखिलेश सिंह के पास पहुंचने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कुंवर अखिलेश सिंह से मिलना मतलब जैसे भगवान को प्रकट करने जैसी चीज़ हो जाती है। मैं आपने एक पहले प्रश्न किया था, उसका मैं उत्तर दे दूं। समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी 2007 से 2012 तक। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ही नेपाल ने पत्थर और गिट्टी बालू के निर्यात पर रोक लगा दिया। मैंने इसी सोनौली में बॉर्डर को जाम किया और नेपाल सरकार को अपने प्रतिनिधियों को भेजना पड़ा और यहाँ के व्यापारियों के साथ नेपाल जाके नेपाल की राजधानी काठमांडू में उनके मंत्रालय में जा कर के हमने उनको बाध्य कर दिया और नेपाल को गिट्टी पत्थर बालू खोलना पड़ा था। तो पहली चीज़ तो ये कि मैं क्रियाशील नहीं था, ये बिल्कुल ही निराधार है। दूसरी चीज़ ये कि मैंने केवल इस क्षेत्र के लिए नहीं, भारत और नेपाल के लिए भी काम किया। नेपाल भारत मैत्री संघ के तहत मैंने 5 बड़े कार्यक्रम नेपाल की राजधानी काठमांडू में कराए और 5 कार्यक्रम भारत की राजधानी दिल्ली में कराए। तो विभिन्न मोर्चों पर मैं समाजवादी पार्टी के पटल पर निष्क्रिय रहा, लेकिन आम जनता के सवाल पर मैं सदैव सक्रिय रहा हूँ। जैसे बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि जो आपने भी विधायक मुन्ना सिंह की, तो मैं 2 बार विधायक रहा। तो जब 2 बार मैं विधायक रहा तो वही कार्यप्रणाली मेरी भी थी जो मुन्ना सिंह की है। मुन्ना सिंह ने मेरी ही उस कार्यप्रणाली का अनुसरण किया। लेकिन लोकसभा का क्षेत्र बड़ा होता है, तो क्या लोकसभा नहीं तो लोकसभा लड़ने वाला फिर तब मतलब अपने क्षेत्र को भूल जाता है। नहीं, उसके मुद्दे बदल जाते हैं। देखिए, राजनीति में आईएएस होता है एमपी और राजनीति का पीसीएस होता है एमएलए। मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूँ कि लोकसभा का व्यापक क्षेत्र है और एक लोकसभा सदस्य केवल अगर अपने क्षेत्र के प्रति ही सोचता है तो संकुचित मानसिकता का, उसका दृष्टिकोण व्यापक होगा। वो संपूर्ण राष्ट्र के विषय में सोचेगा और राष्ट्र कैसे आगे बढ़े और राष्ट्र के अंदर जो बहुसंख्यक वर्ग है उनका कल्याण कैसे, उसके लिए निरंतर चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। आपकी विद्वता का प्रमाण अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा। देश के तमाम प्रमुख नेता आपके बारे में कहते हैं। एक प्रेस वार्ता में देख रहा था, रामजी लाल सुमन ने कहा कि हम लोगों के भाई अखिलेश भाई बहुत अच्छे वक्ता। वही बहुत अच्छे वक्ता मोहन सिंह जी चुनाव हारते हैं, राज्यसभा में पहुंचा दिया जाता है। रेवती रमन सिंह जी चुनाव हारते हैं, राज्यसभा में पहुंचा दिया जाता है। लेकिन कुंवर अखिलेश सिंह को राज्यसभा न भेजा जाना क्या समाजवादी पार्टी की भूल थी, या कुंवर अखिलेश सिंह अपने आप को समाजवादी राजनीति में इस प्रकार इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, या समाजवादी राजनीति की उस चीज़ को वो क्रॉस नहीं कर पाए जिसमें न उन्हें राज्य मंत्री का कभी दर्जा प्राप्त हुआ, न विधान परिषद, न राज्यसभा, कहीं किसी की चीज़ की में उनको एडजस्ट नहीं किया गया। देखिए, आपने जो 2 नाम लिए, स्वर्गीय मोहन सिंह जी का और आदरणीय रेवती रमन सिंह जी का, ये हमसे सीनियर लोग थे। ये हमसे सीनियर थे। मुझे ये कहने में ज़रा भी संकोच नहीं है कि मोहन सिंह जी हमसे बहुत सीनियर थे, रेवती रमन सिंह जी बहुत सीनियर हैं, बृजभूषण तिवारी जी हमसे बहुत सीनियर थे। लेकिन अन्य लोगों को जो राज्यसभा में लिया गया, उनकी तुलना में मैं ज़्यादा वो था। लेकिन ये पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का अपना विशेषाधिकार है। डेमोक्रेसी के अंदर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर जो ये विशेषाधिकार है,
मैं एक अच्छे लोकतंत्र के लिए इस विशेषाधिकार का विरोधी हूँ। गुणवत्ता के आधार पे, योग्यता के आधार पर इन कुर्सियों पर लोगों को जाना चाहिए और उच्च सदन विद्वानों के लिए बना है। नहीं, मैं वही रामधारी सिंह दिनकर को मैं कोट करता हूं कि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि राज्यसभा उन लोगों के लिए है जो सच्चे भारतीयता के परिचायक हों और भाषा भाषी जिनकी अच्छी हो, वो राज्यसभा में जाना चाहिए। खैर, दूसरे सवाल पे आते हैं। कुंवर अखिलेश सिंह 2007 में मायावती जी के पास गए थे मुन्ना सिंह जी के टिकट की बात करने के लिए। वहाँ से टिकट फाइनल नहीं हुआ तो राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़े। क्या कुंवर अखिलेश सिंह उस समय समाजवादी पार्टी से तत्कालीन, मतलब 3 साल हुआ था अभी आपको चुनाव हारे हुए, क्या बसपा के पास जाना सही था? देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि मैंने समाजवादी पार्टी कभी छोड़ी नहीं। 2007 में भी मैं समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य था और जब मैं समाजवादी पार्टी में निष्क्रिय हो गया तब भी मुलायम सिंह यादव जी ने मुझे नहीं निकाला, ये उनका बड़प्पन था। लेकिन जहाँ तक मायावती जी ने मुझे आमंत्रित किया, मैं गया और मायावती जी ने हम दोनों भाइयों को बहुत आदर दिया। लेकिन टिकट नहीं दिया। नहीं, बहुजन समाज पार्टी में कुछ शर्तें होती हैं। मैं उन शर्तों को पूरा करने में असमर्थ था या वो मेरा स्वभाव नहीं था। टिकट तो लगभग तय था, लेकिन मैं उन शर्तों का पालन नहीं कर सकता था। इसलिए न हमने जोर दिया, न उन्होंने टिकट दिया। 2014 में एक जनसभा चल रही थी परतावल के पास। लोग कहते हैं कि अखिलेश सिंह जी जब भाषण देते हैं तो अखिलेश सिंह जी भाषण देते वो मूल मुद्दों को भूलकर फिर वो अमेरिका, चीन, जापान और कहाँ-कहाँ की बातें शुरू कर देते हैं। और शायद यही कारण है कि जनता उनसे उतना कनेक्ट नहीं हो पाती है। एक बार आप सांसद रहे, उसके बाद फिर लगातार 2009 को अगर छोड़ दें तो लगातार आपकी हार हुई है। क्या कुंवर अखिलेश सिंह जी के लिए वो 9 का जो आंकड़ा था, वो 9 का आंकड़ा 2019 में भी सटीक नहीं हो पाया, क्योंकि आप 91 में जाकर के एमएलए बने, 93 में एमएलए बने, 99 में एमपी बने, लेकिन 2019 का जो चुनाव हारना था वो कुंवर अखिलेश सिंह को कितना सालता है? देखिए, जो अभी आपने कहा कि अखिलेश सिंह विदेशों की बात करने लगते हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी बड़े-बड़े विज्ञापन छपवाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी वो पार्टी, लोकतांत्रिक देश की, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र और भारत दुनिया के मुकाबले में किस जगह पर खड़ा है, अगर इसकी तुलना हम दुनिया के अन्य राष्ट्रों से नहीं करेंगे तो बताइए क्या हम देश की जनता के साथ न्याय कर पाएंगे? आज अमेरिका विश्व में कहाँ खड़ा है, आज यूरोप विश्व में कहाँ खड़ा है, आज चीन विश्व में कहाँ खड़ा है और भारत कहाँ खड़ा है, ये देश की जनता को बताना हमारा नैतिक कर्तव्य है। और जहाँ तक आपने हार और जीत की बात कहा, तो मैं समझता हूँ कि 2 बार के चुनाव में कुल मिलाकर के डॉक्टर लोहिया 5 साल देश की संसद में नहीं रहे, तो 4.25 साल मैं आप भी। अपने आप को डॉक्टर लोहिया से तुलना क्यों करना शुरू कर देते हैं? नहीं, मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के लिए पद माने नहीं रखता है। मैं भी 5 साल संसद में मेरा कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 फरवरी 2004 को ही लोकसभा डिसॉल्व कर दी थी। अगर अक्टूबर 2004 में चुनाव हुए होते तो शायद अटल जी फिर प्रधानमंत्री बने होते और शायद मैं भी यहाँ से दोबारा एमपी बनता। जहाँ तक आपने जो बात कही हार की, तो देखिए सभी राजनीतिक दलों के अपने वोट बैंक होते हैं और उस वोट बैंक में ही कोई एक वर्ग अगर अपने पार्टी के उम्मीदवार को वोट न दे तो उसके लिए चुनाव जीतना कठिन था। 2004 की यही स्थिति थी कि मेरे विषय में तमाम तरह की भ्रामक बातें रखी गई थीं, इसलिए हमारी 2019 में एक और घटना याद आती है। 2019 में आपका टिकट बहुत देर से फाइनल हुआ। एक दिन पहले आप जाकर के सिंबल जमा करते हैं। क्या गड़बड़ी हो गई थी? कहाँ क्या पहुँचा दिया गया था कि आपका सिंबल बहुत लेट मिला? वहीं बगल में गोरखपुर है, अमरिंदर निषाद का 10 दिन पहले ऐलान हो गया था। कुशीनगर में 10 दिन पहले ऐलान हो गया था। लेकिन सपा बसपा के मजबूत गठबंधन के बावजूद कुंवर अखिलेश सिंह जी को देर से टिकट मिलना क्या कारण था? देखिए, उस समय हमारे नेतृत्व को ये अहंकार हो गया था कि हम जिसको टिकट दे देंगे वो चुनाव जीत जाएगा, इसलिए नेतृत्व कन्फ्यूज़न की स्थिति में था और उसी कन्फ्यूज़न का ये परिणाम रहा
कि 2014 में अगर समाजवादी पार्टी 5 सीट जीती बिना गठबंधन के, तो 2019 में भी मात्र 5 सीट ही जीती बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के साथ। किसान आंदोलन हुआ, किसानों के बिल वापस हुए। अब हम आते हैं इस सरकार पर। 9 साल अखिलेश जी सरकार को बीत चुके हैं। 9 साल में अखिलेश जी के नज़रिए से कहें, 9 कौन-कौन सी बड़ी उपलब्धियां आप मोदी जी की देखते हैं? और अगर आप उनमें कोई उपलब्धियां नहीं देख पाते, तो 9 कौन-कौन से इनके खराब काम रहे जो वो गिनवा दीजिए? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आदरणीय मोदी जी जिन मुद्दों को लेकर के पहली दफ़े सत्ता में आए, जिन वादों के साथ, उसमें से एक वादे को भी पहली चीज़ उन्होंने कहा था कि हम विदेशों से काला धन लाएंगे। आज 9 वर्ष में वो 1 रुपया भी अगर विदेशों से काला धन लाए हों तो उसको बता देने का काम करें। मैं बड़े ही अदब के साथ ये कहना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 के पहले संसद सदस्य नहीं थे, वो मुख्यमंत्री गुजरात हुआ करते थे। इसलिए उन्होंने अगर 2014 के पहले राष्ट्रीय राजनीति को समझने का प्रयास किया होता तो ये विदेशों से काला धन लाने की बात नहीं करते। बड़े ही विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि 1999 में जब तीसरी दफ़े आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी ने मॉरिशस मार्ग का निर्माण किया था, और उस मॉरिशस मार्ग के निर्माण के दौर में ही तमाम फर्जी कंपनियां मॉरिशस में बन करके उसी समय जितना काला धन था वो सफ़ेद धन होकर के भारत में आ गया था। अब अगली चीज़ चलते हैं। इस पे अभी मोदी पर तो और हाँ, बोल दीजिए ना। हाँ। देखिए, दूसरी चीज़ ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की बात किया था। आज आप तहसील से लेके, ब्लॉक से लेके, जिले से लेकर के, प्रदेश से लेके केंद्र तक चले जाइए तो आज भ्रष्टाचार का बोलबाला आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? भ्रष्टाचार की चक्की में जनता पिस रही है कि नहीं पिस रही? उन्होंने ये कहा और था। उसके बावजूद जनता लगातार उनको वोट दे रही है। देखिए, वो तो ऐसा राजनीति में ऐसा वातावरण बनाया गया है कि जनता भ्रमित हो जा रही है। जनता जो है, डॉक्टर लोहिया ने कहा था कमज़ोर सच बना मजबूत झूठ, तो आज सच कमज़ोर पड़ता जा रहा है और झूठ मजबूती के साथ प्रतिष्ठापित होता चला जा रहा है। मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि डॉलर के मुकाबले में रुपए के अवमूल्यन की बात को खूब उछाला था आदरणीय मोदी जी ने। आज डॉलर के मुकाबले में रुपया कहाँ है? मैं बड़े ही विनम्रता के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब तक आयात और निर्यात में आप संतुलन नहीं स्थापित करेंगे, डॉलर के मुकाबले लगातार रुपया कमज़ोर होता चला जाएगा। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कि हम 2022 में किसानों की आय को दुगना कर देंगे। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, किसान सम्मान निधि तो दे रहे हैं ना? नहीं, किसान सम्मान निधि 2000 रुपये से, मैं उस संदर्भ में बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा था कि हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2720 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए और गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2560 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए। औसत अगर 15 क्विंटल हमारा किसान 1 एकड़ में धान पैदा करता है तो 7,500 रुपये 1 क्विंटल में आप उसकी डकैती कर रहे हैं और 2,000 रुपये दे करके उसके घाव पर आप मरहम लगाना चाहते हैं। ये सम्मान निधि नहीं चाहिए, किसान को उसका वाजिब हक चाहिए। अब एक चीज़ चलते हैं अखिलेश जी। एक चीज़ लोग कहते हैं कि कुंवर अखिलेश सिंह बहुत बढ़िया बोलते हैं, कुंवर अखिलेश सिंह बहुत अच्छा भाषण देते हैं, लेकिन कुंवर अखिलेश सिंह जब जनता से कनेक्शन बनाते हैं, जनता से कनेक्ट होते हैं, तो वो जनता के मूल मुद्दों को भूल जाते हैं। जनता के मूल मुद्दे जैसे खाद की चीज़ें हो गई, किसानी की चीज़ हो गई, पानी की चीज़ हो गई, तमाम चीज़ें हो गई। अब अगली चीज़ पर आते हैं कि आपके यहाँ 2 परिवारों के बीच लड़ाई है। अभी मैं ऋषि त्रिपाठी की एक बात आपको कोट करता हूँ। ऋषि त्रिपाठी ने अभी इस चुनाव के दौरान कहा कि इन दोनों परिवारों ने आम जनमानस को बांट रखा था। मैंने नौतनवा को राजनीतिक रूप से एक किया है और मैं नौतनवा को सुखद राजनीतिक भविष्य दे रहा हूँ। क्या कहें? अभी कुछ दिनों पहले चुनाव हुए हैं और ऋषि त्रिपाठी जी जरा शीशे में अपनी शक्ल देख लें कि उनके दोनों उम्मीदवारों की क्या दुर्गति हुई है। ये एक उनके लिए सुखद संयोग था कि वो संजय निषाद जी की पार्टी से चुनाव लड़ गए। अगर वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े होते तो उनको विधायकी की कुर्सी नसीब नहीं होती।
वो चुनाव का गलत विश्लेषण कर रहे हैं। कहीं कोई जनता ने नहीं बांट रखा था, लेकिन अमन त्रिपाठी ने जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ाया नौतनवा नगर पालिका में, उसके मुकाबले में उनका उम्मीदवार कहाँ खड़ा था। और हमने जिस हबीब खान को चुनाव जिताया है, उसके मुकाबले में उनका उम्मीदवार कहाँ। हबीब खान किस पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से थे। मेरे लिए, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे, अखिलेश यादव ने गलत निर्णय लिया था, और जब मुलायम सिंह यादव भी गलत निर्णय लेते थे तो मैं उन गलतियों का विरोध करता था, और अखिलेश यादव भी जब जब गलत निर्णय लेंगे तो मैं उसका विरोध करूँ। सुशील टिबड़ेवाल कहते हैं आप लोग राजनीतिक रूप से अपदस्थ हो गए हैं। मैं 2 बार एमएलए रहा हूँ, मेरा भाई भी एमएलए रहा, मैं एमपी रहा हूँ। अभी उन्हें नया जन्म लेना पड़ेगा। जिन ऊंचाइयों तक मैं राजनीति में गया हूँ, उसके लिए उन्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। मेरे समझ से 70 वर्ष की उम्र उनकी हो चुकी होगी, है? लेकिन अभी जितना मैं दौड़ लूँगा, सुशील टिबड़ेवाल जी हाँफने लगेंगे। और वो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री को कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है, वो शायद भूल गए। वो नेताओं के रहम, आपने जो राज्यसभा और विधान परिषद की बात कहा ना, तो मेरे जैसे तेवर का व्यक्ति राज्यसभा और विधान परिषद में कैसे जा सकता है? मैं दिन को रात और रात को दिन कहने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। अखिलेश सिंह बहुत राजनीतिक रूप से बहुत लंबा राजनीतिक जीवन रहा आपका, लेकिन अखिलेश जी, जब राजनीति में हम बात करते हैं तमाम चीज़ों की, अखिलेश सिंह जी के राजनाथ सिंह से बड़े अच्छे संबंध हैं। अखिलेश सिंह जी के वो रिश्तेदार लगते हैं, ये मैं ऑन माइक खुलासा करता हूँ साथियों, राजनाथ सिंह जी आपके रिश्तेदार लगते हैं। बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारी और उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है। जब मैं पहली दफ़े एमएलए बना था, आदरणीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो शिक्षा मंत्री थे, तब से हमारा उनका परिचय हुआ। संयोगवश लखनऊ में उनकी मकान और मेरी मकान अगल बगल है, लेकिन आज तक न मैं उनके घर गया हूँ, न वो मेरे घर। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, बीजेपी में कई बड़े नेताओं से आपके रिश्ते बहुत मजबूत रहे। लोग 2004 के दौर में ये कहने लगे थे कि कुंवर अखिलेश सिंह प्रमोद महाजन से इतना मिलते हैं और प्रमोद महाजन से उनकी इतनी बात होती है कि लोग कहने लगे थे कि आप बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन कभी आप बीजेपी में गए नहीं, बीजेपी के इतर आप समाजवादी पार्टी में बने रहे। अब मैं प्रश्न पूछता हूँ, क्या मैं समाजवादी विचारधारा के कुंवर अखिलेश सिंह से बात कर रहा हूँ या समाजवादी पार्टी के कुंवर अखिलेश सिंह से बात कर रहा हूँ? नहीं, मैं शुद्ध तौर पे समाजवादी विचारधारा के कुंवर अखिलेश सिंह से आप बात कर रहे हैं। हाँ। समाजवादी पार्टी इस समय कुछ मुद्दों पर भटक गई है। वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से नहीं लड़ना चाहती, वो योगी जी से तो लड़ना चाहती है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी से नहीं लड़ना चाहती। मेरा योगी जी से वो लड़ रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है? नहीं, मेरा ये कहना कि योगी जी से आपको क्या लगता है कि मतलब अखिलेश यादव प्रधानमंत्री तो बन नहीं सकते हैं, तो वो किससे लड़ाई लड़े? उनको प्रदेश की ही तो राजनीति करनी है। नहीं, ये कहना है आपका कि अखिलेश जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, इससे मैं अभी तुरंत में तो नहीं ना बन सकते। यही हमारे और आपकी मतभेद हैं, और हो सकता है अखिलेश यादव जी मेरी बात से सहमत न हो। अखिलेश यादव का जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व में अगर वो संघर्ष को जोड़ लें, जो नेताजी के अंदर, मुलायम सिंह यादव जी के अंदर जो संघर्ष की कला थी, उस संघर्ष की कला को अपना लें, तो नेताजी तो शायद इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन अखिलेश यादव इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब रही बात योगी जी से लड़ने की, तो योगी जी से तो 2027 में हमें लड़ना है। 2024 में अगर हम मोदी जी को नहीं हटाते हैं, तो आप बताइए 2027 में हम योगी जी को कैसे? मोदी जी को हटाने के लिए कुंवर अखिलेश सिंह जी हाथ के पंजे का साथ ले सकते हैं? नहीं, मेरा पहली बात तो बहुत बड़े स्पष्ट शब्दों में आपसे कह दूं कि मैं समाजवादी पार्टी में हूं, समाजवादी पार्टी में बना। जब तक समाजवादी पार्टी मुझे नहीं निकालती, मैं समाजवादी पार्टी में ही हूं। मुझे हाथ का पंजा तब प्रिय नहीं लगा जब कांग्रेस लगातार सरकार में रही। सोनिया जी मेरी इज्जत करती हैं, अभी भी कहीं मिल जाएंगी तो 5 सेकंड 10 सेकंड अगर मैं प्रणाम करता हूं तो मेरी बात मुझसे हाल चाल पूछ करके ही आगे बढ़ती। लेकिन वैचारिक तौर पे मैं समाजवादी हूँ। समाजवादी पार्टी में हैं, लोग कह रहे हैं कि 2024 में चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, देखिए, मेरा अभी ये कहना, मैं किसानों के मुद्दों पर संघर्ष करने जा रहा हूँ, और जुलाई में आपको खुशखबरी दूंगा कि महाराजगंज में किसानों के सवाल पर लड़ाई कैसे लड़ी जाए, किस मंच का उपयोग किया जाए। अभी वो कोई राजनीतिक दल का मंच नहीं होगा, और उसके बाद हम किसानों को लेकर के लड़ाई लड़ेंगे। जैसे एक आपने आरोप लगाया कि लक्ष्मीपुर नौतनवा, तो लक्ष्मीपुर और नौतनवा की बात तो संसद में कभी मैंने उठाया ही नहीं। पूरे संसद की कार्रवाई को उठा के देख लीजिएगा।
जिस गन्ने के सवाल पर न्यूनतम सांविधिक मूल्य की मैं बात करता हूं, अब मैं आता हूं 2017 के 2017 के विधानसभा चुनाव पे। गठबंधन हुआ था आपका कांग्रेस के साथ, आपकी पार्टी। नौतनवा में कुंवर अखिलेश यादव जी आए थे। आप जब वो मांग पत्र पढ़ रहे थे, आप देखिएगा उसका वीडियो, उसमें सब नौतनवा की चीज़ें थी, उसमें महाराजगंज की चीज़ें नहीं थी। अखिलेश सिंह जैसा राष्ट्रीय नेता जो 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने वाला था, उस समय 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ चुका था, वो अखिलेश यादव से ये भी तो मांग कर सकते थे कि संपूर्ण महाराजगंज के लिए कोई चीज़ें देने के लिए, लेकिन उसमें जितने मांग पत्र थे उसमें 90 से 95% चीज़ें जो थीं वह केवल और केवल नौतनवा और लक्ष्मीपुर के लिए मांगी गई। ये बताइए, जब नौतनवा विधानसभा के लिए वोट मांगने आए थे, हाँ, वहाँ वीरेंद्र चौधरी भी बैठे, वहाँ वीरेंद्र चौधरी भी एक वीरेंद्र चौधरी की बात वीरेंद्र चौधरी रखेंगे, और कुंवर कौशल सिंह और मुन्ना सिंह जो मेरे अनुज हैं उनकी बात मैं रखूंगा। इसलिए वहां पर जितनी भी बातें थी मैंने नौतनवा विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में रखा। जब महाराजगंज में मैं उनके मंच पे होता तो मैं महाराजगंज की मांग रखता। ठीक। कुंवर अखिलेश सिंह जी, अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी को अपने कार्यों के आधार पर, जिस प्रकार से उनके विधायक कह रहे हैं 9 साल में भारत बदला है, भारतवर्ष की तस्वीर बदली है और पूरा भारत नरेंद्र मोदी के विकास के कार्यों के साथ आगे बढ़ रहा है, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा बनेगी? देखिए, अभी का आज का जो माहौल है उसमें विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस पार्टी, अगर कोई गलती न करे, यही बात आप 22 में भी कहते थे। नहीं 22 में आप कहते थे कि समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। नहीं, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि आर.के. मिश्रा को अगर अखिलेश यादव ने सिसवा विधानसभा से टिकट दिया होता, 5000 वोट पाए वो। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, आर.के. मिश्रा जी को अगर सिसवा विधानसभा से टिकट मिला होता, निर्मेश मंगल को महाराजगंज से टिकट मिला होता, काजल निषाद को पनेरा विधानसभा से मिला होता, राम प्रकाश सिंह को फरेदा विधानसभा से मिला होता, तो इस जिले की तस्वीर अलग होती। राम प्रकाश सिंह जी सुशील टिबड़ेवाल के साथ जा चुके हैं। किस सवाल ये है, हु इज सुशील टिबड़ेवाल? सुशील टिबड़ेवाल की सुशील टिबड़ेवाल की अथॉरिटी सर क्यों नहीं है? उन्हीं के कहने पर जिला अध्यक्ष बना दिया गया, उन्हीं के कहने पर पूरी कमेटी बना दी गई। आज उनके जिला महासचिव का एक वो मैं फेसबुक पोस्ट पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा कि पूर्व मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व मंत्री जी उन्होंने लिखा भी था। नहीं, पहली चीज़ तो ये है कि जो जिला कमेटी बनी है वो अखिलेश यादव के हस्ताक्षर से बनी है। उनकी अथॉरिटी तब हम समझेंगे जब उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सुशील टिबड़ेवाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दें। उनकी अथॉरिटी तब समझूंगा जब उन्हें विधान परिषद में अखिलेश यादव जी भेज दें, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा तो जा नहीं सकते, तो विधान परिषद और राज्यसभा में जा सकते हैं। अगर अखिलेश यादव की उनके ऊपर कृपा हो जाए तो जा सकते हैं। तो ये नहीं, और जिस तथाकथित संगठन की बात कर रहे हैं आप, उस तथाकथित संगठन का परफॉर्मेंस देखिएगा। अभी जब जुलाई में हम अपना पैरेलल संगठन खड़ा करेंगे तब महाराजगंज जनपद को दिखाई देगा कि कौन नेता है और कौन दलाल है। ये थे कुंवर अखिलेश सिंह, जिनका कहना था कि आने वाले वक्त में यह पता चलेगा कि कौन नेता है और कौन दलाल है। क्या कुंवर अखिलेश सिंह की इन बातों पर जनता कितना एतबार करेगी, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारी आपसे इनकी बातचीत कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस बात पर अपनी राय ज़रूर रखें कि क्या आप कुंवर अखिलेश सिंह के इन बातों से कितना सहमत हैं। अंकित मणि त्रिपाठी, यूपी टीवी समाचार, नौतनवा, महाराजगंज।